बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हम चैप्टर 8 इसको स्टडी कर रहे हैं और आज इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। हम यूजेस ऑफ इथाइन पढ़ेंगे, हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़ेंगे और फिर मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन ईथेन, ईथीन एंड इथाइन। तो हम आगाज करते हैं यूजेस ऑफ इथाइन, जिसे हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारी टेक्स्ट बुक में जो एसिटाइलिन या इथाइन है, इसके 5 यूजेस डिस्कस किए गए। आइए हम इनको वन बाय वन देखते हैं। पहला जो इथाइन का यूज लिखा हुआ है ना, वो है कि इथाइन इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च विच इज इन टर्न यूज फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटाइलिन, जिसे हम इथाइन कहते हैं, ये कहां इस्तेमाल हो रही है? ये ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च में इस्तेमाल होती है। पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं, माय डियर स्टूडेंट, अगर आप एसिटाइलिन को आप नॉर्मल एयर में बर्न करेंगे तो इट गिव्स अस वेरी स्मोकी फ्लेम, वेरी सूटी फ्लेम। लेकिन जैसे जैसे आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, ये फ्लेम लेस स्मोकी होता जाएगा। अब ना, अगर आप इसको प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, यानी 99.5% ऑक्सीजन और एसिटाइलिन का मिक्सचर, अगर आप उसको हीट करेंगे तो आपके पास बहुत हॉट, वेरी हॉट फ्लेम प्रोड्यूस होता है। आमतौर पर हम कहते हैं कि इस फ्लेम का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन और एसिटाइलिन, इसकी जो अमाउंट है उसको करेक्ट प्रोपोर्शन में लें तो ये फ्लेम, इसका टेम्परेचर 3480 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बढ़ सकता है। और इतने ज्यादा टेम्परेचर पर ये जो ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च या ऑक्सी एसिटाइलिन फ्रेम है, इट इज यूज्ड फॉर कटिंग ऑफ मेटल्स। जैसे आप देख सकते हैं, ये मेटल्स को बड़े नफीस तरीके से काटने के इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ इट इज आल्सो यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। एक और भी बात आप याद रखें स्टूडेंट, माजी में ना ये जो एसिटाइलिन फ्लेम है, इट इज यूज्ड फॉर लाइटनिंग द हाउसेज, फॉर लाइटनिंग द कार, फॉर लाइटनिंग द बाइसिकल्स। और एक और भी चीज है, ये जो माइनर्स हैं, जो माइनिंग में काम करने वाले जो लोग हैं, वो इस ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, इसकी मदद से वहां रोशनी, लेकिन इसका वहां पे इस्तेमाल जो है वो खतरनाक हो सकता है। बहरहाल मौजूदा दौर में ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ये मेटल्स की कटिंग और मेटल्स की वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट, द सेकंड यूज ऑफ इथाइन, दैट इज इट इज यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, एसिटिक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड। इथाइन से अल्कोहल कैसे बनता है? आप पहला काम क्या करेंगे, आप इथाइन को इथीन में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप इथीन का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके और फिर वाटर के साथ उसको बॉयल करेंगे तो आपके पास अल्कोहल बनेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप इससे एसिटल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो माय डियर स्टूडेंट, हमने पीछे रिएक्शन पढ़ा है कि जब आप इथाइन का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड, वी गेट द इनोल, विनाइल अल्कोहल, एंड दैट अपॉन रीअरेंजमेंट गिव द एसिटल्डिहाइड। तो ये जो है, ये इथाइन, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज, माय डियर स्टूडेंट, इथाइन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स। कौन कौन से? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीए, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल ईथर, ऑरलॉन, न्यूप्रीन रबर। ये पॉलीमर्स हैं। इन पॉलीमर्स की मैन्युफैक्चरिंग में इथाइन इस्तेमाल होता है। अच्छा, कैसे? वन बाय वन देखें। पहले मैं ना पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आपने ना इथाइन लेकर HCl से रिएक्शन करवाएं, आपके पास विनाइल क्लोराइड बनेगा। अब ये जो विनाइल क्लोराइड बना, इसकी पॉलीमराइजेशन करवाएं, आपके पास पीवीसी बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप पीवीए बनाना चाहते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप पहले इथाइन को विनाइल एसीटेट में कन्वर्ट करेंगे और जब विनाइल एसीटेट में कन्वर्ट करेंगे
फिर आप उस विनाइल एसीटेट की पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, आपके पास पॉलीविनाइल एसीटेट हासिल होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप पॉलीविनाइल ईथर बनाना चाहते हैं तो पहले आप इथाइन को विनाइल ईथर में कन्वर्ट करेंगे, उस विनाइल ईथर की पॉलीमराइजेशन से पॉलीविनाइल ईथर बनेगा। एक और इंपॉर्टेंट, और वो स्टूडेंट ये देखें ऑरलॉन। ऑरलॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर। ये कैसे बनता है? आप ना इसके बनाने के लिए आप इथाइन का हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएं। जब आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास एक्राइलोनाइट्राइल बनेगा। उस एक्राइलोनाइट्राइल की पॉलीमराइजेशन करवाएं तो जो पॉलीमर बनेगा दैट इज कॉल्ड ऑरलॉन, हम उसे ऑरलॉन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप न्यूप्रीन रबर, ये भी हम पीछे पढ़ के हैं, अगर आप एसिटाइलिन इसको पास करवाएं एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड उसमें से, और आप उसको सेवरल आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर पर स्टैंड करें, आपके पास विनाइल एसिटाइलिन बनेगा। माय डियर स्टूडेंट, आप इस विनाइल एसिटाइलिन का HCl से रिएक्शन करवाएं, आपके पास क्लोरोप्रीन बनेगा, और क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन से यू विल गेट द न्यूप्रीन रबर। दिस वन इज द सिंथेटिक रबर। यानी ये रिएक्शन जो है, जो मैं आप जिक्र कर रहा हूं, ये रिएक्शन भी पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो तीसरे पॉइंट पे आए स्टूडेंट, चौथे पॉइंट पे आए, इथाइन इज यूज्ड टू प्रिपेयर एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड, अ सॉल्वेंट फॉर वार्निशेस, रेजन्स एंड रबर। पहले मैं बात करूंगा एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। इसमें ना कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड क्या है। माय डियर स्टूडेंट, आप इथाइन लें जिसे हम एसिटाइलिन कह रहे हैं, आप इसका क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, आपके पास ये 1,2-डाइक्लोरोईथीन बनेगा। अब आप इस 1,2-डाइक्लोरोईथीन इसकी फर्दर क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं इन CCl4, आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम क्या है? दिस वन इज 1,1,2,2 tetrachloroethane and this one is called acetylene tetrachloride। हम इसे क्या कहेंगे? एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड। और कि ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर वार्निशेस, रेजन्स एंड रबर। ये उनके लिए ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। माय डियर स्टूडेंट, हमारी टेक्स्ट बुक में जो लास्ट यूज लिखा हुआ है दैट इज इट इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी एसिटाइलिन जो है, इथाइन जो है, ये फ्रूट्स राइपनिंग में, फलों को पकाने में इस्तेमाल होता है। आम है, केला है, इस तरह पपीता है, इस तरह आपके पास अमरूद है। इन ये जो फ्रूट्स है और भी कई, इनकी राइपनिंग में जो इथाइन है, एसिटाइलिन है, वो इस्तेमाल होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो आम की पेटियां है ना, इनमें आम रखते वक्त इनके दरमियान में कैल्शियम कार्बाइड थोड़ी सी मिकदार में रखा जाता है। थोड़ी सी मिकदार, यानी आम की पेटी में 1 से 2 वो छोटी छोटी पुड़िया जो है कैल्शियम कार्बाइड की रखी जाती है। वो जो कैल्शियम कार्बाइड है ना, वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है, दैट प्रोड्यूस द एसिटाइलिन। उस दौरान हीट भी प्रोड्यूस होती है। ये एसिटाइलिन कुछ एंजाइम्स क्रिएट करवाती है, कुछ हार्मोन्स क्रिएट करवाती है, और वो राइपनिंग में इस्तेमाल होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बाइड दैट प्रोड्यूसेस द इथाइन, एसिटाइलिन, एंड दिस एसिटाइलिन हेल्प्स फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ना, दिस वन इज कार्सिनोजन। ये कैंसर काज करता है, खासतौर पर ब्लड कैंसर, और ये यूरिन ब्लैडर कैंसर जो है ना, उसका बहुत बड़ा सबब ये कैल्शियम कार्बाइड है। और उसी कैल्शियम कार्बाइड से पके हुए जो फ्रूट्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है ये कैल्शियम कार्बाइड यानी इथाइन से पके हुए जो फल हैं वो हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह। इसके बरक्स जो नेचुरल राइपनिंग होती है, जो कुदरती तौर पर फल पकता है, उस फल पकने के दौरान एथिलीन गैस इस्तेमाल होती है। या तो आप एथिलीन आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर दें, या जो प्लांट्स हैं, जब फ्रूट पक रहा होता है ना, तो उस राइपनिंग के दौरान फ्रूट में से इथाइलिन गैस रिलीज होती है, या फ्रूट का वो हिस्सा जो इंजर्ड हो गया ना, वहां से भी इथाइलिन गैस जो है
वो रिलीज होती है और वो इथाइलिन गैस वो सर्टेन हार्मोन सिक्रीट करती है और वो हार्मोन्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट उसमें कारगर साबित होते हैं। अब दो तरह के आपके पास फल हैं, राइपन फ्रूट है, एक जिसे आपने कैल्शियम कार्बाइड एसिटाइलिन इससे पकाया और दूसरा जिसे आपने नेचुरली उसकी राइपनिंग की। अब दोनों में बुनियादी फर्क क्या होता है? बज़ाहिर इनमें फर्क ये होता है कि कैल्शियम कार्बाइड यानी एसिटाइलिन से पका हुआ जो फल है वो पूरा नहीं पका होता, वो आधा कच्चा आधा पका होता है। लेकिन जो नेचुरली है या एथिलीन से जो फल आपने राइपनिंग करवाई है वो मुकम्मल तौर पर पका होता है। दूसरी बात, वो जो फल है जो आपने एसिटाइलिन से जिसकी राइपनिंग करवाई है वो कुछ वो खट्टा होगा, कुछ वो मीठा होगा, यानी उसका टेस्ट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा है जो आपने नेचुरली राइपनिंग जिसकी हुई है वो उसका टेस्ट यूनिफॉर्म होगा, वो बिल्कुल मिठास के लिहाज से वो उससे कहीं बेहतर होगा। अच्छा, अगर आप ये देखना चाहें कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये वाला जो फ्रूट है ये एसिटाइलिन से राइपन है, ये जो है ये नेचुरली राइपन है, बड़ा आसान सा तरीका है। आप ना फ्रूट्स लेकर आप उसको पानी में डालें, जो फ्रूट पानी के ऊपर फ्लोट करेगा वो कार्बाइड से, कैल्शियम कार्बाइड यानी एसिटाइलिन से राइपन है, और वो फ्रूट जो पानी में डूब जाएगा वो नेचुरली राइपन है। एक और भी तरीका है, आप उस फ्रूट के करीब ना जलती हुई मैच स्टिक ले जाएं, अगर उसको आग लगनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है दैट इज राइपन बाय कैल्शियम कार्बाइड। आप अवॉइड करें, बल्कि ये बैन है जो है ना कि कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल से फल पकाना बैन है और इसको आप इस्तेमाल भी ना करें बीमारियों से बचने के लिए। माय डियर स्टूडेंट, ये हमने 5 यूजेस पढ़े थे जो हमारे टेक्स्ट बुक में इथाइन से रेलेवेंट है। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम में पूछा जाता है, या ये आपसे इसमें कोई ना कोई चीज जो है वो एमसीक्यू के तौर पर भी पूछी जा सकती है। हम दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। माय डियर स्टूडेंट, दूसरा जो आज का टॉपिक है दैट इज द कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तीनों की रिएक्टिविटीज, जब मैंने इन टॉपिक्स को पढ़ाया था तो मैंने हर एक की इंडिविजुअल रिएक्टिविटी उसको डिस्कस किया था। आज तीनों की रिएक्टिविटीज को कंपेयर करते हैं। मैं कंपैरिजन दो तरह से करवाऊंगा, एक इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्शन, और फिर इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्शन, उसको मैं डिस्कस करता हूं। पहले मैं डिस्कस करूंगा रिएक्शंस ऑफ दीज हाइड्रोकार्बन विद इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से मेरी मुराद जो है ना माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफिलिक से मेरी मुराद HX है, इससे X2 है, इससे मेरी मुराद HOH है, इससे मेरी मुराद HOX है, इससे मेरी मुराद NH3 है। ऑल दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इनके साथ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का रिएक्शन। पहली बात ना, आप जनरल रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लें। जनरल रिएक्टिविटी ऑर्डर व्हेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, इनके साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस विच आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स, यानी अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव हैं और अल्कीन्स इनमें लीस्ट रिएक्टिव है। पहले मैं अल्केन की बात करता हूं कि अल्केन क्यों लीस्ट रिएक्टिव, रीजन क्या? वेरी सिंपल, जो हमने पीछे डिस्कस भी किया। दो बातें स्टूडेंट, अल्केन्स में दो तरह के बॉन्ड्स, उनसे हमारा वास्ता पड़ता है। एक आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर। एक तो नॉन पोलर बॉन्ड्स, अगर बॉन्ड्स नॉन पोलर होगा रिएक्टिविटी कम होती है। दूसरा, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। इसका मतलब अल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वो तो होता है सिंगल। इसका मतलब है दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड यू नो सिग्मा बॉन्ड इज वेरी स्टेबल बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, इन दो वजूहात की बिना पर अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। मैं तो आपसे अक्सर कहता हूं कि ये जो अल्केन्स हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे कम रिएक्ट करने वाले कंपाउंड्स हैं, यानी लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आ जाएं नेक्स्ट पॉइंट, अल्कीन्स। अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? दो बातें,
यहां भी 2 पॉइंट्स आपको ज़हन में बिठाने पड़ेंगे स्टूडेंट। पहला पॉइंट है कि अल्कीन्स में पाई बॉन्ड है एंड पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, ये हमें पता है। अल्कीन्स में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये सिग्मा और ये क्या है पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड इज वेरी वीक। और किसी मॉलिक्यूल में किसी कंपाउंड में अगर बॉन्ड वीक होगा, आसानी से ब्रेक होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। दूसरी बात, दूसरा जो आपने पॉइंट ध्यान में रखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी पाई बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर more exposed to an attack by electrophilic reagent। ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी। पाई बॉन्ड वीक है और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा एक्सपोज है। एक्सपोज ज्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक रिएजेंट अटैक्स पर आसानी से हो जाता है, और जितना इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का अटैक फास्ट होगा उतनी इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब हम अल्काइन की तरफ आते हैं। अल्काइन में तो एक के बजाय 2 पाई बॉन्ड है, तो उसकी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, हालांकि उसकी हमने कहा कम है। अल्कीन से अल्काइन कम रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिहाज से। माय डियर स्टूडेंट, इसमें भी आपने 2 बातें ज़हन में रखनी। पहला पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है ना, वो बहुत सिंपल कि इसमें बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें। बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज वेरी शॉर्ट, बहुत कम है। अल्काइन में सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये सिग्मा, ये पाई, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा के, 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई के, 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई के। इसका मतलब है दोनों कार्बन के दरमियान यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेरी थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जिसकी वजह से दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और यूं कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये जो ट्रिपल बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया, दोबारा देख लें स्टूडेंट। अगर आप कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बात करें अल्केन की, तो उसमें जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है। अगर डबल बॉन्ड आ जाए जैसे अल्कीन में हमने कहा, तो ये बॉन्ड लेंथ कम होकर 133 या 134 पिकोमीटर होगी। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाए जैसे हम अल्काइन में पढ़ते हैं, तो अब ये बॉन्ड लेंथ मजीद कम होकर 120 पिकोमीटर होगी। अब जितनी बॉन्ड लेंथ कम होती है, अगर आप अल्कीन अल्काइन की बात करें, अगर अल्काइन में बॉन्ड लेंथ कम हो गई तो पाई इलेक्ट्रॉन ये कम डिफ्यूज होगा, और लेस डिफ्यूज होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फास्ट नहीं होगा, और यूं इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी बात जो आप ज़हन में रखेंगे स्टूडेंट, वो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेस डिफ्यूज्ड मीन फैले हुए, ये कम, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेस डिफ्यूज्ड एंड आर नॉट available to be attacked by electrophilic reagent ये वजूहात हैं, ये रीजंस हैं जो आपने लिखनी है। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की बजाय न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की बात करते हैं। स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के साथ आप अल्कीन अल्काइन की बात सिर्फ दोनों की करें। अगर मैं ऑर्डर लिखूं, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दैट इज अल्काइंस दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स। अब जरा फर्क देखना, अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की बात करें तो इसमें अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, लेकिन अगर आप न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की बात करें इसमें अल्काइंस। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कौन कौन से, माय डियर स्टूडेंट, आपके पास जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है ना, वो एक तो आपके पास है ये NH2 माइनस, दूसरा आपके पास है OR माइनस, एल्कोक्सी। इस तरह और भी कई
न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट वो आप पढ़ते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जब अटैक करेगा तो उसका अल्काइन के साथ रिएक्शन फास्ट होगा और अल्कीन के साथ रिएक्शन उसका स्लो होगा। स्टूडेंट मैंने आपको समझाया था कि अगर आप एसिटाइलिन या वन अल्काइन, अगर आप इनका सोडामाइड या सोडियम अमाइड उससे रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास ये सोडियम एसिटाइलाइड या सोडियम अल्काइनाइड बनता है। लेकिन अगर आप इसी सोडियम अमाइड का अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा, और अगर अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो ना होने के बराबर। तो इसका मतलब है कि ये जो सोडामाइड है, जो सोडियम अमाइड है, इसमें जो NH2- है, अमाइड आइन है, उसका वो अमाइड आइन NH2 नेगेटिव वो एक न्यूक्लियोफाइल है, उसका अल्काइन के साथ रिएक्शन फास्ट होगा, अल्कीन के साथ बहुत स्लो, लाखों करोड़ों अरबों गुना स्लो, और अल्केन के साथ तो ना होने के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है उसका अल्काइन के साथ रिएक्शन फास्ट होता है, पर्टिकुलरली जो आपके पास है टर्मिनल अल्काइन। माय डियर स्टूडेंट, एक और सेंटेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस इज फास्टर देन अल्कीन्स। यानी जब आप अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, वो रिएक्शन फास्ट होता है, और अल्कीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वो रिएक्शन क्या होता है? स्लो होता है। तो इन दो रिएक्शन में अल्काइंस आर फास्टर देन अल्कीन, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट में अल्कीन्स आर मोर एक्टिव देन अल्काइन। स्टूडेंट, another very important topic, and that is distinguish between ethane, ethene and ethyne। जब भी डिस्टिंग्विश आता है ना, ये याद रखने वाली बात है स्टूडेंट, जब भी डिस्टिंग्विश आता है ना, उसका मतलब है कि आप इन तीनों केमिकल्स में, इन तीनों कंपाउंड्स में केमिकल टेस्ट के जरिए इनको डिफरेंशिएट करें। आप कोई ऐसा रिएक्शन उसकी मदद से इन तीनों को डिस्टिंग्विश करें जिस रिएक्शन के दौरान कोई फिजिकल चेंज आए। फिजिकल चेंज का मतलब है प्रेसिपिटेट बने, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाए, कोई गैस इवॉल्व हो, कोई ना कोई फिजिकल चेंज, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें फिजिकल चेंज, उसकी मदद से आप इन तीनों को डिस्टिंग्विश करें। मैं स्टूडेंट ना, मैं कंबस्शन की मदद से, मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन की मदद से, बायर्स रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट, अमोनिया का क्यूपरस क्लोराइड सॉल्यूशन, ये 5 रिएजेंट, ये 5 केमिकल टेस्ट, इनकी मदद से मैं इन तीनों को डिस्टिंग्विश करता हूं। एक टेबल, वो टेबल ही आप अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप उस टेबल को बनाएंगे और अपने क्वेश्चन को आंसर करेंगे। मसलन पहली बार ना मैं कंबस्शन की करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आप ना इन तीनों को जलाएं और बर्निंग के दौरान फ्लेम उसको देखें। स्टूडेंट्स, ये जो इथेन है, जो अल्केन है, इट बर्न्स विद नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। अगर आप अल्कीन की बात करें, इट बर्न्स विद ल्यूमिनस फ्लेम। और अगर आप इथाइन की बात करें, एसिटाइलिन की बात करें, इट बर्न्स विद सूटी फ्लेम, सूटी कह लो या स्मोकी फ्लेम की बात याद रखना। जब आप इथेन से इथीन, इथीन से इथाइन की तरफ बढ़ते हैं ना, तो परसेंटेज या कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो बढ़ती है। कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो बढ़ने की वजह से वो जो फ्लेम है वो ज्यादा सूटी होता जाता है। दूसरी बात, दूसरा जो टेस्ट है वो ब्रोमीन के साथ है। ब्रोमीन, ये जो ब्रोमीन का ये जो ऑरेंज कलर है, अगर आप इसमें से इथेन गैस पास करें, उसका ऑरेंज कलर वो डीकलराइज नहीं होगा, नो रिएक्शन विद इथेन। लेकिन अगर आप इथीन और इथाइन की बात करें, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात करें, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड आई मीन इथीन और इथाइन, वो ब्रोमीन वाटर के ऑरेंज कलर को डीकलराइज कर देते हैं। तीसरा जो टेस्ट आपके पास है वो बायर्स रिएजेंट के साथ, 1% cold alkaline KMnO4 solution is called Bayer's reagent. This one is pink in color. जब इस पिंकी सोल्यूशन का इथेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसका कलर इंटैक्ट रहता है, डीकलराइज नहीं होता। इसका मतलब है कि ये बायर्स रिएजेंट ये रिएक्शन नहीं देता इथेन के साथ। लेकिन स्टूडेंट, अगर आप इसका इथीन और इथाइन के साथ रिएक्शन करवाएं, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ करवाएं,
तो वो इसके पिंक कलर को डिस्चार्ज कर डीकलराइज कर देते। इसका मतलब है इथीन और इथाइन इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देते। अब ये जो मैंने 3 आपके साथ डिस्कशन की ना, इन 3 डिस्कशन में आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिस्टिंग्विश कर दिया। अब आए, अब आपके पास ना अल्कीन और अल्काइन, इथीन और इथाइन, इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? इसके लिए आपके पास 2 टेस्ट हैं। एक, आप इनका ना टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं। व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट? टॉलरेंस रिएजेंट इज अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। दिस वन इज कलरलेस। अगर आप इथीन का इससे रिएक्शन करवाएं, नो रिएक्शन। अगर आप इथाइन का रिएक्शन करवाएं, यू विल गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो हम क्या कहेंगे, आप इसके, ये जो इथेन है वो तो रिएक्शन देगा ही नहीं, इथेन इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा, इथीन इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा, हां इथाइन इसके साथ रिएक्शन कर देकर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। और उन व्हाइट प्रेसिपिटेट को हमने क्या कहा था? दे आर डाई सिल्वर एसिटाइलाइट। स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह आप ना ये एक और सॉल्यूशन ले लें। दिस वन इज अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। दिस वन इज आल्सो द कलरलेस। अब आप इस अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, इथेन से रिएक्शन, नो रिएक्शन, इथीन से रिएक्शन, नो रिएक्शन। अगर आप इथाइन से एसिटाइलिन से रिएक्शन करवाएंगे, you will get reddish brown precipitate, and the formation of these reddish brown precipitate shows that the compound is acetylene. My dear student, आज के इस लेक्चर में हमने 3 चीजों को स्टडी किया। मैंने आपको यूजेस ऑफ इथाइन पढ़ाया, मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन पढ़ाया, और लास्ट में हमने इथेन, इथीन, इथाइन, इन तीनों में डिस्टिंग्विश किया बाय केमिकल टेस्ट्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।